यस हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस चैप्टर नंबर 3 के सेशन नंबर 1 में। आज अपन चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जो भी कंटेंट एक्सेस कर रहे हो उसके सारे के सारे नोट्स आपके गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। जो गूगल ड्राइव हर लेक्चर के नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो ये आपके लिए बनाए हुए बहुत प्यारे प्यारे नोट्स हैं, जिससे मैं आपका चैप्टर 3 आगे आज पढ़ाने वाला हूँ। चलो फिर यार लोग चैप्टर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं नाउ। चैप्टर 3 मेजरली तीन चीजों की बात करता है। एक बात करता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत सारी बातें करता है, और फिर बाहर से जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है यानी एमएनसी है जो इंडिया के अंदर आके काम करती है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें करता है। नाउ सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसके फीचर्स, उसके लिमिटेशंस, उसके मेरिट्स, यहाँ तक आज अपन पढ़ने का टारगेट लेके निकलेंगे। आ जाओ बढ़िया बढ़िया तरीके से आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपको डिफरेंस बताते हैं। देखो, इंडिया के अंदर, जब इंडिया के अंदर हम बिजनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बिजनेस। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस दो तरीके के लोग कर सकते हैं। एक आती है आपकी सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज, या फिर प्राइवेट सेक्टर टू बी मोर स्पेसिफिक, और दूसरा आता है एक आपका पब्लिक सेक्टर। कौन सा सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर यानी कौन? पब्लिक सेक्टर मतलब आपका गवर्नमेंट, बेसिकली आपका गवर्नमेंट जो जनता के हित के लिए काम करता है। और दूसरा प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट जो भी कंपनीज है, वो कहाँ पे आती है? प्राइवेट सेक्टर में आती है। आज मैंने जाके मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर दी, तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आऊंगा। आज कुछ लोगों ने मिलकर एक फर्म शुरू कर दी पार्टनरशिप वाली, और हम पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, हम भी प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। आज रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज भी प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, क्योंकि उसका ओनर कौन है? एक प्राइवेट इंसान है। जहां पे गवर्नमेंट किसी चीज की ओनर बन जाती है, तो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। अपन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। कंपनीज क्या होती है, फर्म्स क्या होती है, देन एचयूएफ क्या होते हैं, ये सब के सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। इस सेशन या इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली हम जान के लेना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो भी तो बिजनेस करता है, गवर्नमेंट भी तो बिजनेस करती है। अलग अलग लिम्स से यानी अलग अलग जरिए से गवर्नमेंट भी अपना बिजनेस कर रही होती है। तो उस बिजनेस के बारे में हमें जानना है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे चीजों में डिवाइड कर सकते हो, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स है। वैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स बेसिकली तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से ऑपरेट करते हैं। कितने फॉर्म से? तीन। नंबर वन फॉर्म इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। देन दूसरा फॉर्म है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट कंपनीज। ये तीन तरीकों से आपकी जो है गवर्नमेंट बिजनेस करती है। अब सर इन तीनों का अंतर क्या है, ये तीन क्या है, अपने को सब कुछ पढ़ना है। लेकिन स्टार्ट में मैं जस्ट आपको इन तीनों का बेसिक समझाना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले मैं सबसे आसान चीज आपको समझाता हूं, वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? आपने प्राइवेट में कंपनी क्या होती है पढ़ा है, प्राइवेट कंपनी पढ़ा है, पब्लिक कंपनी पढ़ा है। हाँ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है, सर हमने पब्लिक कंपनी भी पढ़ी थी, तो पब्लिक कंपनीज क्या इस पब्लिक सेक्टर में आती है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। आपकी प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, वो दोनों के दोनों कंपनीज आपके प्राइवेट सेक्टर का ही हिस्सा बनती है। ये पहले तो जान लो। कंपनीज एक्ट में अपन ने दो टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़े थे, लेकिन कंपनीज एक्ट में और एक टाइप ऑफ कंपनी बनाई जा सकती है, और उसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। उसका नाम क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। आगे जाके मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन एट दिस पॉइंट आपको समझाने के लिए, कोई भी कंपनी हो, एनी कंपनी हो, जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट 51% शेयर होल्डिंग रखती है। कितनी शेयर होल्डिंग रखती है? 51% शेयर होल्डिंग रखती है। ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। जहां पे भी 51% है, मैंने आपको कंपनी पढ़ाते वक्त भी बताया था कि अगर किसी के पास 51% वोटिंग राइट्स आ गए, तो वो पूरे के पूरे कंपनी, वो पूरे के पूरे उस मैटर को क्या करने लगता है? कंट्रोल करने लगता है। तो यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स आ गए, तो पूरा का पूरा कंपनी का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहाँ अपॉइंट करना है, कैसे करना है, वो
सब भी गवर्नमेंट देखेगी। इसीलिए दिस इज नंबर 1 टाइप जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस को ऑपरेट करती है। आप लोगों को इन रियल लाइफ इसके कुछ एग्जांपल्स भी पता होंगे। जैसे आपने ONGC नाम की एक कंपनी का नाम सुना होगा, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करती है इंडिया के अंदर। वो क्या है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। देन आपने इंडिया के अंदर सेल नाम की एक कंपनी का नाम सुना होगा। स्टील अथॉरिटी, जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, वो क्या करती है, इंडिया के अंदर स्टील से रिलेटेड डील करती है। देन आपने एक भेल नाम की कंपनी भी सुनी होगी। सर भेल मत कहिए, भूख लगती है। सर भेल क्या है, भारत के हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड गवर्नमेंट का काम दिखती है। देन ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, आप गूगल पे डाल दोगे आपको हजारों कंपनीज के नाम आ जाएंगे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है और गवर्नमेंट उनको चलाती है। बढ़िया है। तो ये कुछ एक बेसिक ओवरव्यू था कि गवर्नमेंट कंपनी बोले तो क्या, तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब ये। अभी हम जान के लेना चाहते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है ना, आपकी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म या इनकॉर्पोरेट, हम टू बी स्पेसिफिक, इनकॉर्पोरेट कहाँ पे होती है सर, इनकॉर्पोरेट होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 या पुराने कंपनीज एक्ट में, जो कंपनीज एक्ट 1956 था, उनका जन्म कंपनीज एक्ट से ही हुआ है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ऑन द अदर हैंड, इनका जन्म एक स्पेशल एक्ट से होता है। कैसा एक्ट से होता है, स्पेशल एक्ट से होता है। गवर्नमेंट इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाती है और उस एक्ट से इनका जन्म होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लूंगा तभी समझ में आएगा तुमको। एक एक्ट आया था RBI एक्ट। क्या आया था, RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट 1934 ने कहा कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनेगी जो पूरे के पूरे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कंट्रोल रखेगी। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया। अब ये क्या एक स्पेशल एक्ट है, कंपनीज एक्ट भी एक एक्ट है, लेकिन क्या ये एक स्पेशल एक्ट है, एक स्पेसिफिक सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाला एक्ट है? आंसर इज यस। तो यहां पे RBI एक्ट से आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। इसीलिए आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। देन दूसरी और एक एक्ट का एग्जांपल लेता हूं। एक सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट 1992, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द डेट। इसके अंदर मार्केट, जो आपका स्टॉक मार्केट था, उसको रेगुलेट करने की जरूरत थी। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे, हर्षद मेहता ने इस समय फ्रॉड किया था, तो लोगों का पैसा ना डूबे, इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर निगरानी रखे। इसीलिए उन्होंने सेबी एक्ट लाया और सेबी एक्ट से एक अथॉरिटी का जन्म हुआ जो थी आपकी सेबी, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी एक तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनी। देन आपको अगर पता होगा, आप जब कॉमर्स स्ट्रीम में आते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कुछ ना कुछ करने के। तो ऐसे सिचुएशन में आप CS कर सकते हो, CA कर सकते हो, CMA कर सकते हो। तो CA की एक इंस्टीट्यूट है ICAI, देन CS की एक इंस्टीट्यूट है ICSI, CMA की एक इंस्टीट्यूट है ICMAI। तो ऐसे केस में ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी क्या है, कहीं ना कहीं पे ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, क्योंकि इनके हर एक के एक एक्ट है। एक CA एक्ट आया था, एक CS एक्ट आया था, देन एक CMA एक्ट आया था, जिनसे क्या हुआ था, इनका निर्माण हुआ था। ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट से जुड़े हुए ही है। ठीक है यार लोग, 1 मिनट देना मुझे बस। यस, तो हमने देखा कि ये क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है। अभी हम आते हैं आगे, जो लास्ट चीज आती है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अभी देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है। इन हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग काम होता है। वो हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना काम करती है। हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे होम मिनिस्ट्री है जो देश के बॉर्डर सिक्योरिटी और देश के सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। डिफेंस की मिनिस्ट्री है जो आर्मी से रिलेटेड बातें करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो आपके टैक्स कलेक्शन से, बजट से रिलेटेड बातें करती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं ना। आपकी एक मिनिस्ट्री है जो है रेलवे मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री है, रेलवे की मिनिस्ट्री, जो रेलवे से रिलेटेड बातें करती है। अब रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या किया है पता है क्या, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक अथॉरिटी बना दी है जो क्या है, रेलवे का डिपार्टमेंट है जो रेलवे की सारी चीजों को मैनेज करता है। रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या बना दिया है, एक रेलवे का डिपार्टमेंट बना दिया है जो सारे के सारे इंडियन रेलवेज को मैनेज करता है।
अब ये जो डिपार्टमेंट रेलवे मिनिस्ट्री ने बनाया है ना, क्या ये बिजनेस कर रहा है? क्या आंसर इज यस, ये एक तरीके से बिजनेस ही कर रहा है। और ये पूरा का पूरा किसके कंट्रोल के अंदर है? रेलवे की मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ऐसे केस में ये जो रेलवे वाला सेक्टर है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि ये डायरेक्टली एक मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर आ रहा है। ये कोई, इसके अंदर कोई शेयर्स वगैरह नहीं है, इसके अंदर ना शेयर्स है। शेयर्स वगैरह होते तो हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देते, इसके लिए कोई एक्ट आया होता हम तो उसको एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसके लिए कोई एक्ट वगैरह नहीं आया है। एक मिनिस्ट्री ने अपना रेलवे का सब कुछ मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया है। वो क्या है? रेलवे का डिपार्टमेंट है जिसको आप देखते हो। तो वो सब कुछ क्या है? ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बन जाएगा। आपके बुक में और कोई एग्जाम्पल दिया है क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए? आई बिलीव पोस्ट ऑफिस दिया होगा। पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो व्हाट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दिया है क्या? दिया है क्या? उनको थोड़ा नहीं, देखो उन्होंने दिया है, देखो रेलवे एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट का पोस्टल सर्विस जो आता है वो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पोस्ट वाले। तो उसने क्या किया? एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट बना दिया। वो भी क्या बिजनेस कर रहा है? क्या आंसर इज यस। किसके लिए कर रहा है? गवर्नमेंट के लिए बन रहा है। लेकिन उसके लिए कोई एक्ट आया था क्या? स्पेशल नहीं। उसके कोई शेयर्स मिलते हैं क्या? आंसर इज नो। वो पूरा का पूरा उस डिपार्टमेंट, उस मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर ही उस डिपार्टमेंट का उस स्थापना हुई है उस डिपार्टमेंट की, और उसी डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ही कंट्रोल कर रहा है। इसे कहते हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आई होप कि आपको बेस पहले समझ में आया हो। फिर अपन इस टॉपिक के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो अपन बात करने वाले हैं वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाला टॉपिक। देखो, सबसे पहले पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है ये बताया गया है। वो तो हमें पता है, वो तो फुद्दू चीजें हैं। देखो, प्राइवेट सेक्टर क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कॉर्पोरेट्स, कोऑपरेटिव्स, कंपनीज, देन मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारे के सारे क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में तीन ही चीजें आती है, एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और एक है गवर्नमेंट कंपनीज। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जब कोई धंधा करने लगते हैं तो उनको हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या है? जो एस्टैब्लिश्ड बाय स्पेशल लॉ है। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है जो क्या कर रही होती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही होती है। एक मिनट देना, बढ़िया है। बस अभी देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं ना स्पेसिफिकली, तो मैं आपको जो बता रहा था वो था स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेट्स दोनों बता रहा था मैं। लेकिन यहाँ पे ना एक अंतर होता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब हर वो चीज जो एक्ट से जन्म लेती है, हर एक चीज वो एक्ट से जन्म लेती है। जैसा जिसके अंदर सेबी आएगा, आपके आईसीएसआई, आईसीएआई, ऐसे इंस्टीट्यूट्स आएंगे। ये सब क्या है? ये एक एक्ट से जन्म लेते हैं। वहीं पे आपकी आरबीआई भी आएगी, देन आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी आएगी। ये सबका जन्म कैसे हुआ है? एक्ट से ही हुआ है। तो ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। लेकिन ये लेसन जो है ना स्पेसिफिकली बात कर रहा है कॉर्पोरेशन के बारे में। कॉर्पोरेशन मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कहीं ना कहीं पे कुछ बिजनेस कर रहा है। ये सेबी, आईसीएसआई, आईसीएआई ये कोई बिजनेस नहीं करते हैं सच। इनका काम निगरानी रखने का ज्यादा है, बिजनेस करने का नहीं है। वहीं पे आरबीआई आज एक बैंक है, वो कुछ हद तक बिजनेस भी कर रही है। एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो एक हद तक बिजनेस भी करती है इंश्योरेंस का। तो ये जो स्पेसिफिक दो चीजें हैं ना, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। और वहीं पे ये बस एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अथॉरिटी बन जाते हैं। एक हल्का सा हल्का फुल्का सा अंतर है ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है वो है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब ऐसा चीज जो बिजनेस करता है। यहाँ पे आपके ये जो इंस्टीट्यूट है ये बिजनेस नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़िया, आई होप दिस इज क्लियर। देन बात करते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी कौन है? गवर्नमेंट कंपनी मतलब वैसी कंपनी जिसके अंदर आप एक तो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट के अंदर, एंड जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% क्या है? शेयर होल्डिंग है। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे बस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, कि व्हाट आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म है जिससे गवर्नमेंट बिजनेस करते आई है। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं या मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। देन ये क्या है? इंटरनल पार्ट है। दीज आर नॉट ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट। इनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। जैसा मिनिस्ट्री कहेगी वैसा ही होगा। रेलवे मिनिस्ट्री ने जो कहा वही रेलवे डिपार्टमेंट को फॉलो करना है। उनका खुद का कुछ चलने वाला है क्या? आंसर इज नो। ये कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी है ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज से चलाई जाने वाली एंटिटी है। इसीलिए तो रेलवेज में सारा का सारा देखभाल गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट ही करती है। तो इसीलिए उसके ऑफिस में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, वैसे
लोग अपॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है इसके अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इनके पास खुद की ऑटोनॉमी नहीं है कि इस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, ना भाई ना, गवर्नमेंट जिसको बोलेगा उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। बढ़िया है। देखो फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, क्या क्या फीचर्स हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे फंडिंग सोर्स, इनको पैसा डायरेक्टली किससे आता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है। किससे आता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी। गवर्नमेंट जो पैसा कमाती है, गवर्नमेंट का जो बजट लगता है, उस बजट में से ही इनको पैसा दिया जाता है। और मजे की बात ऐसी है कि ये जो पैसा भी कमाते हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही चला जाता है, फिर वो अगले साल बजट में गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। तो इनको पूरा का पूरा पैसा भी गवर्नमेंट से ही मिलता है और ये जो पूरा का पूरा पैसा कमाते हैं वो भी गवर्नमेंट को ही वापस चला जाता है। यानी एक तरीके से इनको जो भी पैसा मिलता है ये वापस देश की भलाई में लगा देते हैं, और गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट इनको देती है वापस देश की भलाई में, सर्विसेज को इंप्रूव करने में लगाने के लिए। अकाउंटिंग कंट्रोल्स, इनका कैसे होता है? देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बहुत ज्यादा अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पब्लिक का पैसा लगता है डायरेक्टली। हमारा ही पैसा जो गवर्नमेंट ने कहीं पे हमसे टैक्स से कलेक्ट किया है, वो टैक्स का पैसा इन लोगों को यूज करने के लिए दिया जाता है। अब यहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन वगैरह चीजें भी देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इनका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग अच्छे से हो। तो गवर्नमेंट इनका बहुत प्यारे तरीके से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करती है ताकि इनके अंदर कोई करप्शन फ्रॉड ना हो। तो ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो इनका अकाउंटिंग भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि पैसा तो हमारा लोगों का ही लगा है ना, अपन लोगों का ही लगा है। देन एम्प्लॉय स्टेटस, इसके जो भी लोग काम करेंगे वो क्या होंगे? गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होंगे। लीडरशिप, ये जो एंटिटीज होती है वो यूजुअली आपके आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो लीड करते हैं। यूपीएससी ऐसे जो एग्जाम्स देके पास होते हैं वो लोग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इन इंस्टीट्यूट्स को लीड करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और वो नॉलेजेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो वो क्या करते हैं? डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं ताकि इनकी इंप्रूवमेंट हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऐसा देखा जाए तो कोई स्ट्रक्चर एज सच नहीं है, ये तो बस एक गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री का ही क्या है? एक पार्ट है। सब डिवीजन है किसका? मिनिस्ट्री का ही, और डायरेक्ट मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर ही है। अकाउंटेबिलिटी, ये डायरेक्टली अकाउंटेबल है। आज रेलवे डिपार्टमेंट कुछ भी गलत करता है तो वो रेलवे मिनिस्ट्री को क्या है? डायरेक्टली अकाउंटेबल है। रेलवे मिनिस्ट्री उसको सवाल पूछेगी, भाई तूने ऐसा क्यों किया बता। देन लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इन लोगों की लिमिटेशंस क्या क्या है? सबसे पहले लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन लोगों के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है भाई। इन लोगों के पास हम ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, हम ऐसा करके प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ नहीं भाई, जैसा मिनिस्ट्री बोलेगी वैसा चुपचाप करने का, ज्यादा अपना दिमाग लगाने का क्या नहीं लगाने का। भाई बोला बापू दिखता है, बापू दिखता है। डिपार्टमेंट बोला ऐसा करने का, ज्यादा सवाल पूछने का नहीं। डिसीजन मेकिंग डिलेज, इन लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। जो आज इस डिपार्टमेंट में बैठे हैं उनके पास ठेंगा डिसीजन मेकिंग पावर है। कुछ भी डिसीजन लेना है तो मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। मिनिस्ट्री मतलब कौन? जहाँ पे पॉलिटिशियन लोग बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा में जीत के आए हुए। अभी ये लोग आराम आराम से डिसीजन लेंगे, अपना अपना स्पीड देखेंगे, अपना अपना करप्शन देखेंगे, अपना अपना शेयर देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। इसीलिए विदाउट मिनिस्ट्री के अप्रूवल इनका काम ही नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। देन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, अभी देखो ये लोग बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज होके भी उसको ले नहीं पाते। जैसे रेलवे सेक्टर में, आज अगर रेलवे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता तो मुझे लगता है कोने कोने में देश के रेलवे पहुंच गई होती, क्योंकि बिजनेस करना है, जहां से बिजनेस आ सकता है वहां से बिजनेस करना है। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में है तो इन लोगों को कोई बिजनेस करना है क्या? नहीं करना है। इन लोगों को कोई बिजनेस वगैरह चलाना देना नहीं, इनको कोई पैसा नहीं कमाना है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता तो आज रेलवे में ऐसे 100 लोग भरते ही नहीं वो लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 100 लोग भरे तो अगली बार प्राइवेट बस में कोई बैठेगा ही नहीं। तो इसीलिए वो एकदम एकदम पॉलिश्ड रेलवे बनाती, जो शायद एक एक मिनट बाद आती, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो इंश्योर करते हैं। तो यहाँ पे वो पैसा भी वैसे ही चार्ज करते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट 100 रुपए में तुमको कहीं पे छोड़ रही है तो वो चार्ज भी 500 रुपए करेंगे ना उसके लिए। तो ये भी चीज है। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की कॉशियसनेस या कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चली जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स मतलब वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करने की पावर आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को होती है। ब्यूरोक्रेट्स को यूजुअली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेट करना मतलब जो मैनेज करते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, ये लोग रिस्की वेंचर, रिस्की बिजनेस करना ही नहीं चाहते, इनको कुछ लेना देना ही नहीं है, इनको प्रॉफिट ही नहीं कमाना है, तो क्या लेना देना है। देन रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का भी मतलब होता है जो ब्यूरोक्रेटिक
प्रोसीजर्स होती है उसकी वजह से जो डिले होता है इसको रेड टेपिज्म कहते हैं। अभी देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो ले ही नहीं सकती, उसको पहले मिनिस्ट्री से पूछना है। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसको ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर कहा जाता है, कि यहाँ पे एक इंसान को डिसीजन लेना है, अर्जेंट है लेकिन ले नहीं सकता, पहले ऊपर पूछना पड़ेगा फिर ऊपर पूछना पड़ेगा। ये सारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है जो तुमको फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो इसकी वजह से बहुत डिले होता है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में डिले हो जाता है इनकी वजह से। देन पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई, तुम डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं और मिनिस्ट्री के अंदर बैठते कौन है, मिनिस्ट्री के अंदर वही लोग बैठते हैं जो कौन है, जो है आपके पॉलिटिशियंस। तो इन दैट केस ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। देन कंज्यूमर इनसेंसिटिविटी, इन लोगों को कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं होता रही है। अरे प्राइवेट सेक्टर वालों के पास जाते हो, आज तुम आईसीआईसीआई बैंक में जाते हो, आईसीआईसीआई बैंक वाले तुमको भगवान की तरह ट्रीट करेंगे, अरे बैठिए ना सर, चाय पियोगे कॉफी पियोगे। एसबीआई में चले जाओगे, ठेंगा चल निकल बोलेंगे पहली फुर्सत में लंच ब्रेक है। ये क्यों है? क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयज बैठे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको सैलरी आने वाली है, उनको कोई जवाब नहीं देना है। तो ये फर्क पड़ता है इन सारी चीजों की वजह से। ये इनसेंसिटिव है कि इनको कोई लोगों के हित में लेना देना नहीं है, इनको कोई कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, इनको तो सैलरी आने वाली है, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये कंज्यूमर्स के प्रति काफी इनसेंसिटिव होते हैं। देन इनके कुछ मेरिट्स भी हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के कुछ मेरिट्स भी हैं। क्या मेरिट्स हैं? सिंस इनके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल है तो यहाँ पे पार्लियामेंट के लिए इनको मैनेज करना आसान हो जाता है। आज आपके देश का पार्लियामेंट रिलायंस को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन इनको तो कंट्रोल कर सकता है। आज अगर देश को कहीं पे रेलवे की जरूरत है तो वो पार्लियामेंट आदेश दे सकता है, रेलवे तुझे यही करना है, रिलायंस को थोड़ी आदेश दे सकता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, सिंस यहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक सवाल उठाती है। पब्लिक क्या उठाती है? बार बार सवाल उठाती है, ऐसी सर्विसेज क्यों है, ऐसा क्यों है, कब इंप्रूव होगा, खाना इतना खराब क्यों है। तो पब्लिक डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी मांगती है। देन रेवेन्यू जनरेशन, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिलता है और ये जो डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो पैसा कमाते हैं वो भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। तो गवर्नमेंट का यही पैसा तो बाद में जाके लोगों के हित में लगाया जाता है। देन नेशनल सिक्योरिटी, कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी की वजह से आपको ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आज अगर आप देखते हो तो रेलवे सेक्टर को अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो ऐसे केस में नेशनल हित में नहीं होगा ये, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करने लगेगी। और प्राइवेट सेक्टर अगर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करने लगेगी तो लोग, नॉर्मल गरीब लोग कहाँ से ट्रैवल करेंगे? ऑलरेडी प्राइवेट बसेस महंगे हैं, एरोप्लेन्स कितने महंगे हैं, लेकिन ट्रेन ही तो है जो उन गरीब लोगों को कहीं से भी कहीं पे लेके जा रही है कम से कम दाम में। तो नेशनल सिक्योरिटी भी है और ऐसी कोई कोई रीजंस भी हो सकते हैं कि देश के हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ऐसे कुछ कुछ रीजंस की वजह से भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं खत्म। अभी इसके बाद मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा अगले पार्ट में जहां पे अपन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को जान के लेंगे। चलो फिर यार लोग, बाय बाय।